उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुज़िश्ता माह हुए तशद्दुद के मामले में पुलिस ने मुलजिम बिल्डर हाजी वसी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रात गए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम है कि हाजी कानपुर तशद्दुद केस में अहम फाइनेंसर है। पुलिस कई दिनों से तशद्दुद केस में मुलजिम बिल्डर हाजी वसी की गिरफ्तारी की ताक में थी। बता दें कि इतवार को मुलजिम बिल्डर हाजी वसी के बेटे रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अदालत ने इसे जेल भेज दिया। आपको बता दें कि कानपुर में 3 जून को तशद्दुद हुआ था। कानपुर पुलिस ने देर रात अपने अभियान में मोहम्मद वशी हाजी वशी को गिरफ्तार कर लिया है। हाजी वसी बेकनगंज थाना क्षेत्र में 3 जून को हुई घटना के एक प्रमुख अभियुक्त हैं और हाजी वशी मुकदमा संख्या 42, 43 और 44 थाना बेकनगंज कानपुर में वांछित अभियुक्त रहे हैं। इनके खिलाफ हमने NBW भी ले रखा था और इन तीनों मुकदमों में इनकी तलाश लगातार की जा रही थी। हाजी वसी की गिरफ्तारी के लिए कानपुर पुलिस ने दिल्ली और आसपास के अन्य शहरों में भी हमने अभियान चलाया था। कल रात की सूचना हमें मिली कि हाजी वसी का लोकेशन की स्थिति लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट के आसपास है। सूचना मिलने के साथ साथ कानपुर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हाजी वसी को इंटरसेप्ट करके गिरफ्तार किया है और इस समय हाजी वसी से पूछताछ जारी है। हम जल्दी ही पूछताछ और अन्य विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष हाजी वसी को पेश करेंगे और जैसा न्यायालय का निर्देश होगा वैसी अग्रेतर विवेचनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे कानपुर का, जहां से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता इस वक्त जोड़े। संदीप, कानपुर तशद्दुद मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्डर हाजी वसी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल आजम, जिस तरह से देखिए कार्रवाई लगातार जारी है, उसके तहत हाजी वसी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसको गिरफ्तारी में तकरीबन 25 दिन का समय लग गया, क्योंकि 3 जून को जब हिंसा हुई तो तकरीबन 6 या 7 तारीख को हाजी वसी का फंडिंग के आरोप में नाम आया। उसके बाद से लगातार पुलिस और KDA की टीम इसमें लगी रही कि हाजी वसी की बिल्डिंगें कहाँ अवैध है उनको सील करने में लगी रही, लेकिन हाजी वसी से किसी ने पूछताछ नहीं की। उसके बाद जब गैर जमानती वारंट इशू हुआ पुलिस की तरफ से तो हाजी वसी फरार हो गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये गिरफ्तारी दिखाई जा रही है और 24 घंटे के अंदर लोकेशन मिल गई जो 25 दिनों से नहीं मिल रही थी, तो जिस तरह से आज ये कल रात की गिरफ्तारी बताई जा रही है, तो हाजी वसी जिस तरह से फंडिंग का आरोपी है उस नजरिए से अगर देखा जाए तो यो उसके बेटे की गिरफ्तारी हुई और जब कुर्की के आदेश हुए हैं इसके पहले हाजी वसी ने इसको लेकर के अग्रिम जमानत के लिए एक कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की थी, हालांकि वो कैंसिल हो गई थी। उसके बाद अब जब कुर्की के आदेश हुए थे तब उसकी गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल, पूछताछ पुलिस की जाने से जारी है। क्या अभी तक कुछ निकल के आया पुलिस की तरफ से, कोई बयान आया इस ताल्लुक से? जी कल ये देर रात का मामला है, तो कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी हुई है अभी केवल पुलिस ने स्वयं जो एक बयान जारी किया है कि हाजी वसी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। अभी पूछताछ के बारे में किसी तरह से ब्रीफ नहीं किया गया है और जैसे ही पुलिस कमिश्नर का जो कहना है कि जो भी जानकारी मिलेगी उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी आजम। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बेंगलुरु में MLA जमीर अहमद खान की रिहाइशगाह, उनके दफातर पर छापे पड़े हैं। सुबह सवेरे ACB की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जमीर अहमद खान की रिहाइशगाह समेत 5 मुकामात पर छापे पड़े हैं। आमदनी से ज्यादा असासाजात रखने का इल्जाम है। ED की रिपोर्ट की बुनियाद पर ACB की ये कार्रवाई अमल में आई है। जमीर अहमद खान बेंगलुरु के चामराजपेट के कांग्रेस MLA हैं। झारखंड कोयला कानकनी घोटाला और मनरेगा घोटाला मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। मरकजी जांच एजेंसी ED IAS पूजा सिंघल से मुतालिक केस में आज चार्जशीट दाखिल करेगी। ED के सीनियर जराये के मुताबिक चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार बशमूल मुअत्तल IAS पूजा सिंघल को अहम मुलजिम बनाया गया है। झारखंड कोल माइनिंग स्कैम मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस मामले की तफ्तीश के बाद इस मामले में आज आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दायर करने वाली है। उस आरोप पत्र की अगर बात करें तो उस आरोप पत्र में कई लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें कि मुख्य तौर पर निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार, पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के कंपनी
और इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों को इस मामले में बाकायदा उसके बारे में जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ अगर पूरे चार्जशीट की बात करें तो तकरीबन 5000 पन्नों का ये चार्जशीट तैयार किया गया है। तकरीबन 5000 पन्नों का जो चार्जशीट है उसमें तफ्तीश से जुड़े तमाम बारीकियों का जिक्र किया गया है और किस तरह से इस मामले में कई आरोपियों का बयान दर्ज किया गया, जिस तरह से बाकायदा इस मामले में 20 से ज़्यादा लोकेशन पर छापेमारी की गई थी। तो उस दौरान जो तमाम जो दस्तावेज बरामद किया गया था, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया था। इसके साथ ही सुमन कुमार के घर से जिस तरह से करोड़ों रुपया बरामद किया गया था, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए चार्जशीट बनाया गया और आज रांची स्थित जो पीएमएलए कोर्ट है वहां पर इस चार्जशीट को दायर किया जाएगा। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आती जा रही है और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इसी मामले में कई बड़े लोगों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली, ईडी मुख्यालय। शाही ईदगाह जमीन तनाजा केस की समाअत आज मथुरा सिविल कोर्ट में होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत इस मामले में दायर 2 दरख्वास्तों की समाअत करेगी। दरख्वास्त में शाही ईदगाह को मुतनाज़ जगह से हटाने और पूरी जगह हिंदुओं के हवाले करने का मुतालबा किया गया है। दूसरी दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि अदालत शाही ईदगाह मस्जिद में मौजूद मंदिर के शवाहिद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दे। इस मामले में मथुरा सिविल कोर्ट अब तक 10 से ज़्यादा अर्जियाँ दाखिल की जा चुकी हैं। 7 दरख्वास्तों की समाअत 15 जुलाई को होगी। दिल्ली फसादात की साजिश केस के मुलजिम जेएनयू के साबिक तालिब इल्म शर्जील इमाम ने पीर को अदालत में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें इनकी जान को खतरा होने का इल्ज़ाम लगाया गया। अर्दाश्त पर समाअत 14 जुलाई को खुसूसी जज अमिताभ रावत के सामने होने का इम्कान है। शर्जील ने इल्ज़ाम लगाया कि हाल ही में जेल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 8-10 लोगों के साथ तिहाड़ जेल में इनके सेल में तलाशी के आड़ में दाखिल हुआ और इसे दहशतगर्द और गद्दार करार देते हुए उस पर हमला किया। कड़कड़डूमा कोर्ट के लिंक मजिस्ट्रेट ने हाल ही में शर्जील इमाम के वकील इब्राहिम की तरफ से दायर दरख्वास्त पर जेल हुक्म को दरख्वास्त गुजार पर हमला और तलाशी लेने के लिए वजह बताओ नोटिस जारी किया था और हुक्म को फौरी इक़दाम करते हुए किसी भी तरह के मजीद हमलों से बचाने के लिए कहा गया था। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम ने अपनी जान को खतरा बताया है और उनका साफ कहना है कि उनके साथ दोषियों द्वारा मारपीट की गई है, उन्हें देशद्रोही बताया गया है, उन्हें आतंकी करार किया गया है और उनका कहना है कि जेल के जो सहायक अधीक्षक हैं वो दोषियों के साथ आते हैं, 30 जून को उनके साथ मारपीट करते हैं, उनकी चीजों से छेड़छाड़ करते हैं। तो इसको लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है और उसमें साफ कहा गया है कि 14 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसके लिए जो अहम सबूत हैं वो सीसीटीवी फुटेज में है और उनको सुरक्षित रखना जाना चाहिए ताकि जब इसकी सुनवाई की जाए तो ये अहम सबूत की तरह काम करे। और उनका साफ कहना है कि ये घटना पूरी 30 जून को होती है। जो उनके वकील हैं उन्होंने बताया कि 4 जुलाई को उनको इसकी जानकारी मिलती है और ये पहला ऐसा मामला है कि किसी आरोपी के साथ दूसरे जो दोषी हैं वो जाते हैं उनकी तलाशी के तौर पर। पहली बात तो जो दोषी हैं उनको तलाशी की इजाजत नहीं होती है, वो जाते हैं तलाशी करते हैं और उसके बाद मारपीट करते हैं। तो 14 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है। वहीं अधिकारियों का इस पर रुख है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी पूरी जांच की जाएगी। तो कैमरामैन नागेंद्र के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। महाराष्ट्र में शिवसेना बामुकाबला शिवसेना की जंग जारी है। अब वजीर आला एकनाथ शिंदे ग्रुप के शिवसेना के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने स्पीकर को खत लिखकर उद्धव ठाकरे ग्रुप के 14 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने का मुतालबा किया है। गोगावले ने कहा है कि व्हिप के खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम एमएलए को नाअहल करार देने का नोटिस दिया गया है। गोगावले ने मजीद कहा कि इसमें बाला साहब ठाकरे का एहतराम करते हुए आदित्य ठाकरे का नाम नहीं शामिल है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का फर्जी वीडियो शेयर करने पर बिलासपुर में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और 4 दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बिलासपुर की पुलिस सुपरिटेंडेंट पारोल माथुर ने ये जानकारी दी। इन्होंने कहा कि सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में एक शिकायत मौसूल हुई थी जिसमें एक न्यूज़ चैनल में बीजेपी के कुछ अवामी नुमाइंदों ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स के जरिए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बाइट को गुमराहकुन तरीके से फैलाया था। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ दफा 505 के तहत FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है।
महाराष्ट्र के कोकण साहिल पर इतवार से जारी मूसलाधार बारिश के बाद कई नदियां खासतौर पर रत्नागिरी जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। वहीं सुबह ही से मुंबई के बेशतर इलाकों में बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आम जिंदगी दरहम बरहम है। मुंबई में मानसून की बारिश की वजह से हालात खराब है। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई की सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हो गया है। मुंबई के दहसर में शदीद बारिश की वजह से चेक नाका के करीब सड़क पानी में डूब गई, जबकि नवी मुंबई से कल्याण और नाला सुपारा तक लोगों को बारिश की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने चीफ सेक्रेटरी मनु कुमार श्रीवास्तव के साथ मीटिंग की और तमाम मुतल्लिका अजला के गार्डियन सेक्रेटरियों को सूरत-ए-हाल पर नजर रखने और कंट्रोल करने की हिदायत दी। एनडीआरएफ की 8 टीमें महाराष्ट्र में तैनात की गई हैं। इनमें से एक टीम नागपुर और महाड में तैनात है, जबकि बाकी टीमें मुंबई में। ये टीमें मुकामी इंतजामिया की मुशावरत से मज़कूरा मुकामात पर तैनात की गई हैं। महाड में लोगों को पिछले साल सैलाब का सामना करना पड़ा था। ये गांधी मार्केट है, इधर हमेशा पानी भरते रहता है। क्या कुछ तकलीफ झेलना पड़ता है पानी भरते हैं? ये दिन भर खोल की वजह से इधर जाली भी पानी जाता नहीं है, सब बनाते लेकिन जाता नहीं जल्दी पानी। क्या हमेशा से यहाँ पे हमेशा वही ये रहता है। क्या लोगों को आने जाने की तकलीफ रहता है, बहुत खोल भी रहते है जगह, इसलिए वजह से तकलीफ रहता है इधर। और जो तकलीफ क्या लोग आते आते दुकान बंद दुकान सब बंद होते, पानी भर जाता है दुकान में, सब जो धंधे वाले है सब नुकसान हो जाता है उनको लिए। साल तक यहाँ रह रहे हैं? इतना मैं इधर ही काम करता हूँ। हाँ, तब से हमेशा के लिए यही। यहाँ पे पानी भरते ही रहता है, मतलब ये जाली है, नाले है। क्या कुछ तकलीफ होती है? तकलीफ तो पानी भर जाता है तो तकलीफ हो जाती है, दिक्कत होती है, आने जाने की दिक्कत हो जाती है। ये हमेशा से इसी- ये हमेशा कहीं ऐसे ही है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हम लोग तो यही काम करते हैं, तो बहुत साल हो गए काम करते हैं यहाँ पे। आने जाने में तकलीफ होती, पानी भर जाते हैं ढुकने तक, भाजी है और उस सब मार्केट करने में तकलीफ होते रहते हैं। क्या ये हमेशा का यहाँ ऐसा पानी भरता है? हमेशा ऐसा पानी भरता है। कितने साल तक यहाँ रह रहे हैं? मैं इधर इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे माध्यम वसीम अंसारी इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे तौर पर। वसीम, मुंबई में एक तरह से कहा जाए तो पहली बारिश है जो तेज बारिश है और पहले ही बारिश में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जी जरूर, जिस तरह से मुंबई की बारिश अक्सर लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दिया करती हैं और लगातार हो रही बारिश ने भी इसी तरह का आलम मुंबई में कर दिया है। सड़कों पे जल जमाव देखने को मिल रहा है, खास करके उन इलाकों में जो इलाके सबसे निचले इलाके माने जाते हैं। लेकिन इसका असर मुंबई की दूसरी सड़कों पर भी नज़र आता है, क्योंकि जो ट्रैफिक की समस्या है साफ तौर पे खड़ी हो जाती है, जो आवाजाही है इस पर सीधा असर दिखाई देता है। अगर मुंबई की बात करें तो खास करके मुंबई के उन इलाकों में सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। मुंबई का हिंद माता इलाका हो, कुर्ला है, माहिम है, अंधेरी है, मिलन सबवे है, मलाड है, ये सारे इलाके हैं जहाँ पे पानी अक्सर कहीं ना कहीं सड़कों पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। फिलहाल अगर आज की बात करें तो लगातार देर रात से जो हो रही बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना आम मुंबईकरों को करना पड़ रहा है। इसका असर बेस्ट की बसों पे भी पड़ रहा है, साथ ही जो लोकल ट्रेन है उस पर भी साफ तौर पे इसका असर देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न रेलवे 10 से 12 मिनट की देरी से चल रही है, तो वहीं पर सेंट्रल रेलवे 15 मिनट की देरी पे चल रही है। अब तक इसका असर फ्लाइट पर नहीं पड़ा है, लेकिन किस तरह से विजिबिलिटी जो है अप एंड डाउन हो रही है, तो आने वाले समय में अगर इसी तरह से बारिश हुई तो इसका असर हो सकता है फ्लाइट की आवाजाही पे भी पड़े। बिल्कुल वसीम, एक चीज और जानना चाहेंगे यहाँ आपसे कि बीएमसी कितनी तैयार दिख रही है, क्योंकि हर साल जब बारिश आती है तो मुंबईकरों को बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बीएमसी कितनी तैयार दिख रही है? देखिए, हज़ारों करोड़ों के बजट वाली ये बीएमसी अक्सर कहीं ना कहीं विवादों में अक्सर रही है, क्योंकि नाले सफाई को लेकर सवाल हमेशा उठते रहे हैं, खास करके उन कॉन्ट्रैक्टर पे जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। एक राजनीति का विषय भी बना रहा, इसका एक असर साफ तौर पे कहीं ना कहीं मुंबईकरों के सामने भी देखने को मिलता है। और जिस तरह से नाले सफाई का कामकाज है वो पूरी तरीके से नहीं होने की वजह से इसका असर खास करके मुंबई में होता है, उन झीलों पर होता है, जैसे मीठी नदी है, बैंड्रा खाड़ी है, ये सब इलाकों में सफाई नहीं होने की वजह से जो कचरा है वो बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो समुद्र में ये पानी नहीं जा पाता। और ऐसे वक्त में जब हाई टाइड आ जाए तो हो सकता है इससे काफ़ी
बड़ी दिक्कतें मुंबई के सामने आई, क्योंकि हमने मुंबई को कई बार इसी वजह से डूबते हुए भी देखा है। कुछ लोग इसका लुत्फ उठाते हैं बारिश का, तो कई लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि ये वीकेंड नहीं है, वीकडेज है और सभी लोग अपने ऑफिस जाने के लिए जब सुबह से निकले हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों की वजह से गुजरना पड़ रहा है। और बीएमसी जो अक्सर ये कहती है कि हाँ इस बार बारिश में मुंबई नहीं डूबेगी, खाली वो निचले स्तरों पर पानी आएगा, ये हम मानते हैं कुछ इलाके निचले स्तर है वहाँ पानी आ सकता है, लेकिन जो दूसरे इलाके हैं उन इलाकों में भी इसी तरह का आलम देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से मुंबई के जो लाइफ लाइन है इस पर सीधा असर पड़ता है। और जब मुंबई की लाइफ लाइन यानी कि जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है उस पर अगर असर पड़ता है तो इसका असर सीधा लोगों की जेबों पे भी पड़ता है, क्योंकि छोटे जो लोग हैं, काम धंधा करने वाले जो मजदूर हैं, उन पे भी कामों की दिक्कत आ जाती है। साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि पंपिंग स्टेशन काफ़ी लगाए गए हैं, लेकिन पानी जब उस वक्त मुंबई की सड़कों पे होता है जब ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है, ऐसी कई सारी चीज़ें, और स्कूल शुरू है तो बच्चों के लिए दिक्कतें हैं, तो मुंबई के लोगों को अक्सर बारिश में इसी तरह से सामना करना पड़ता है। और अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है, पहले और दूसरे दिन ही यही आलम है, भले ही बिल्कुल। वसीम एक चीज और जानना चाहेंगे कि कई अजला जो, ये तो हम मुंबई की बात कर रहे थे, इसके अलावा महाराष्ट्र के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है कई जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, तो वहां पे किस तरह के हालात है, क्या कुछ खबर मिल पा रही है? देखिए खास करके महाराष्ट्र के दूसरे ज़िले हैं वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें सामने देखने को मिल रही है, जैसे कि अमरावती में कई इलाके हैं जहाँ पे बाढ़ की स्थिति बन गई है। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँच चुकी है, कई लोग अब भी बाढ़ में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। कुछ ऐसे भी लोग थे जो सुबह के वक्त निकले थे सब्जी लेने के लिए, तो वो अटक गए हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो गाँव से निकले थे, उस इलाके के पार काफ़ी लोगों फंसे होने की आशंका जा रही है। अब तक किसी तरह की जान हानि का आलम नहीं देखने को मिला है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से बारिश हो रही है, एनडीआरएफ की टीम वहां पे अलर्ट कर दी गई है। सीएम ने एक दिन पहले इस तरह की सारी बैठकें ली थी, और साथ ही आप जिस तरह से अभी तक पूरी तरीके से मंत्रालय का बंटवारा नहीं हो पाया है, इसके बावजूद सीएम ने बाकायदा जो सचिव हैं खास करके अलग अलग जिले के, उन सभी सचिव को अपने बल पर निर्णय लेने का उन्होंने आदेश दिया है, और साथ ही उन सभी जिलों में जाकर जो मौजूदा स्थिति है उस पर नज़र रखने को कहा है, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले जो ग्रामीण इलाके थे उन इलाकों में जिस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी थी उसका असर काफ़ी कुछ हुआ था और कई लोगों की नुकसान हो चुके थे। और ऐसे में जब लगातार बारिश शुरू है तो ये दिक्कतें ना बने, इसको भी ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कुछ इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसका असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बारिश की वजह से मुंबई करों की हालत ख़राब है, जगह जगह पानी रुकने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारे नुमाइंदे प्रशांत ने भी मुंबई में किस तरह के हालात है बारिश की वजह से इसका जायजा लिया। मुंबई में लगातार बारिश होने के चलते कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं मुंबई के सायन इलाके का। आप देखिए तो सड़क पूरी तरह से जल जमाव के रूप में बदल चुका है। यहाँ पर आप देखिए तो ये रोड पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जो मनपा के कर्मचारी हैं, आप तस्वीरों में अगर देखिए तो यहाँ पर पहुँचे हुए ताकि यहाँ पर जो गटर जो नाला है उसे खोला जाए ताकि यहाँ से पानी सड़कों से निकल सके और ये एक बार फिर से लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो सके। आपको अगर मैं इस सड़क के दूसरे बाजू की तरफ दिखाऊं तो आप देखिए तो तमाम गाड़ियां हैं जो यहां से यू टर्न मार कर जा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे पानी भर चुका है और अगर ये गाड़ी लेकर के यहाँ आएंगे तो उनकी गाड़ियाँ ख़राब होगी, ये परेशान होंगे। ये तस्वीर मुंबई के सायन इलाके का है और यही हाल आज मुंबई के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुंबई के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहाँ पर बारिश के वक्त जल जमाव की स्थिति निर्माण हो जाती है। बीएमसी हर बार मुंबई करों को यही दावा दिलाती है, ये भरोसा दिलाती है कि बारिश जब आएगी तो इस बार मुंबई को परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जब भी बारिश होती है तो मुंबई कर ऐसे ही आप देखें तस्वीरों में तो किस तरह से चल चल करके यहाँ पर मुंबई कर इस पानी से गुजर रहे हैं। ये मुंबई के सायन इलाके की स्थिति है। जल जमाव की स्थिति मैं आपको बता दूं कि मुंबई के अंधेरी, मुंबई के हिंद माता और साथ ही मुंबई से सटे कई इलाके हैं जहाँ पर जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है। वहीं पर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि शुक्रवार यानी और 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट रहेगा, यानी मूसलाधार बारिश मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में जारी रहेगा। ऐसे में लोगों को हिदायत दी गई है कि जब भी हाई टाइड का समय है और जब अलर्ट जारी किया जाए तो मुंबई कर अपने घरों से कम बाहर निकले। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई।
उधर मध्य प्रदेश में मानसून के सरगर्म होने से जहां अच्छी बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं राजधानी भोपाल में बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासिर हो गई। बारिश से कबल जहां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जरिए सारी तैयारियों को मुकम्मल करने का दावा किया जा रहा है, बारिश ने न सिर्फ कॉरपोरेशन के दावों की पोल खोल कर रख दी है, बल्कि नशेबी इलाकों के साथ सड़कों पर भी पानी भर गया है। यही नहीं, मसरूद थाना के अंदर भी पानी भरने से थाने के अमले के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश के 16 अजला में जहां मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो वहीं राजधानी भोपाल समेत 22 अजला में गरज चमक के साथ बारिश के जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क में आनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर सार्फिन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का है, जहां एक देवराज ठाकुर नामी नौजवान पर आनत रसूल का इल्ज़ाम है। कोतवाली पुलिस ने इंस्टाग्राम पर काबिल एतराज़ पोस्ट करके एक खास मजहब के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले मुलजिम को 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से गांधी चौक के रहने वाले सैयद रफीक ने शिकायत कराई थी। पुलिस ने शहर के मकीनों से अपील की है कि वो अपने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल न करें। पुलिस के खुसूसी साइबर टीम तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स की मुसलसल निगरानी कर रही है। अगर किसी ने अपने सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़, गलत या गुमराहकुन किए या फॉरवर्ड करके शहर का अमन ख़राब करने की कोशिश की, तो पुलिस की जानिब से इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मेहताब आलम से। मेहताब, आनत रसूल का सिलसिला लगातार जारी है, मध्य प्रदेश में एक और वाक़या पेश आया, क्या है तफसीलात आपके पास? आदम, ये वाक़या मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का है। देवराज ठाकुर नामी की शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ये बुरहानपुर के लालबाग का रहने वाला, लेकिन मौजूदा वक्त में इसकी रिहाइश अपने वालिदैन के साथ इंदौर में है। जब ये वाक़या पेश आया और मुकामी तौर पर लोगों ने जो एहतजाज किया, देर रात तक एहतजाज होता रहा, तो पुलिस ने जब एक टीम तश्कील दी और 6 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। अब हालात इस वक्त जो है पुरअमन है, लेकिन लोगों को इस बात को लेकर है कि जब हुकूमत और पुलिस के जरिए बार बार इस तरह की बातें कही जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस तरह की बातें कही गई है, फिर भी लोग अपनी शरपसंदी से बात नहीं आ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में पुरअमन है, वहां पर चौकसी बुरहानपुर में बढ़ा दी गई है, देवराज की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन लोगों के अंदर कहीं न कहीं इस बात को लेकर जो है डर बना हुआ है। आखिर ऐसे वाकयात बार बार रूनुमा क्यों हो रहे हैं, और जब तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहेंगे। आदम, चलिए बता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कल वोट डाले जाएंगे। बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में सूबे के 49 अजला में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के लिए वोट डाले जाएंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए वोटिंग को लेकर पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए 19,977 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वोटिंग ईवीएम के जरिए होगी और इसके लिए इलेक्शन कमीशन के जरिए 30,000 से ज़्यादा ईवीएम का इंतजाम किया गया। वोटिंग के लिए 80,000 से ज़्यादा मुलाजमीन की ड्यूटी लगाई गई है। पुरअमन माहौल में वोटिंग के लिए करीब 51,000 पुलिस एहलकारों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 1,33,23,738 वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका के शिकागो में हाईलैंड पार्क के करीब यौम आज़ादी की परेड के दौरान फायरिंग में 6 अफराद हलाक हुए, जबकि 24 अफराद जख्मी हुए। परेड शुरू होने के 10 मिनट बाद परेड के रूट पर खुली फायरिंग की गई। ये फायरिंग एक करीबी इमारत से उस वक्त की गई जब पूरा अमेरिका अपना दूसरा 246वां यौम आज़ादी मना रहा था। इस मामले में एक मुश्तबा मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। यूथ वर्ल्ड चैंपियन अल्फिया पठान और गीतिका ने सनसनीखेज परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में अलोरडा बॉक्सिंग कप के इफ्तिताही एडिशन में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अल्फिया को पसीना नहीं बहाना पड़ा और ख्वातीन की 81 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में 2016 की आलमी चैंपियन लॉजिड किंगी बाइफा पर 5-0 से जीत हासिल की। क्लाइवानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो ने सिल्वर जीता। 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 10 कांसे के साथ हिंदुस्तान ने 14 तमगों की मजमूई तादाद के साथ अपनी मुहिम का इख्तिताम किया। बर्मिंघम टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ चौथे दिन के खेल के इख्तिताम पर इंग्लैंड को जीत के लिए 119 रन दरकार है। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग में 3 विकेट के नुकसान पर 259 रन बनाए, जो रोट 76 और जोनी 72 रन पर नॉट आउट है। इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान
150 रन की शराकत हो चुकी है। टीम इंडिया को मैच में वापसी के लिए मैच के आखिरी दिन के पहले सेशन में विकेट लेना होगा। भारत की जानिब से चौथे दिन का खेल खत्म होने तक जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेटें हासिल की हैं। इन्होंने 13 ओवर में 53 रन भी दिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।